हेलो। तो टेस्ट हो गया? हाउ वाज द टेस्ट पेपर? क्या? वेरी गुड, वेरी टफ, इजी था? तो आप लोग वर्ल्ड का मैप बना पाए? दिखाइए जरा, एक लेके आइए। रश्मि, रश्मि उनका कॉपी पास कर दीजिए। कुछ तो समझ में आ रहा है। नंदी का मैप देखते हैं। नंदी, तुम्हारा मैप देखे तो तुम्हारा बेटर है थोड़ा। नहीं, लेकिन लिखा बहुत है, नो डाउट, लिखा बहुत ज़्यादा, रेड सी वगैरह। मतलब कि मुझे लग रहा है कि ग्लोब देखे हो। ले जाओ ये नेहा, जरा इसको पहुंचा दो। तुम अपना भी दिखा दो। इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओगे तो तुम्हारा चेहरा आ जाएगा तो दिक्कत हो रही है। यहाँ हेलो भी कर दो लोगों को, नमस्ते कर दो। इधर आके नमस्ते करो। इधर इधर, यहाँ मेरे सामने में, इधर आके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है। हाँ। नहीं, अच्छा है, नहीं बढ़िया है, ठीक है। मतलब कि यू हैव स्टार्टेड। बेस्ट थिंग इज दैट कि तुम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। क्योंकि हम लोग सब छठा क्लास पढ़े हुए नहीं, हम लोग सब 6, 7, 8, 9 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लेकिन किसी भी स्कूल में मास्टर जी इस तरीके से नहीं पढ़ाए हैं, यही ना दिक्कत हो गई। ये 6th क्लास का मैप वर्क ऑफ इंडिया एंड मैप ऑफ द वर्ल्ड, यही हम लोग पढ़ा रहे हैं। मैप ऑफ इंडिया एंड मैप ऑफ द वर्ल्ड, हम एक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं छठे क्लास के किताब से। और लेकिन दुख इस बात का है कि ये मैप वर्क हम छठा भी कर लिए, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां करके ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, या ग्रेजुएशन पार भी कर गए। लेकिन हम लोगों को इस तरीके से मैप नहीं पढ़ाया गया। अब इस तरीके से मैप पढ़ने से आपको एक फ़ायदा ये हो रहा होगा कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। सही बात है कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा होगा। वो ये बताना चाह रहे होंगे कि भाई आप अगर तल्ला से चलते हो, त्रिवेंद्रम पहुंचना है, तो मिनिमम पैर से चलना है। तो पैर से चल के आप कोई एक चींटी अगर तल्ला के मैप पे बैठ गई और उसको पहुंचाना है त्रिवेंद्रम, तो चींटी कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, कौन कौन सा स्टेट वाला रास्ता फॉलो करके वो चींटी त्रिवेंद्रम पहुंचेगी, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज यू आर एन एंट एंड यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम त्रिवेंद्रम एंड नाउ यू हैव टू गो टू गैंगटोक, and you have not to go in others territory, you have not to go to Bangladesh, you have to go through India only. What route you will find the shortest one? Difficult question, लेकिन मैप का क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? यही है, यही इंटेलिजेंस है। तो आपको ये मैप के साथ आपको थोड़ा हमेशा काम करना होगा। तो आपका आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी था क्या था कि हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ाया था, करंट अफेयर ही पढ़ाया था, डिफरेंट अवार्ड्स, पर्सनैलिटी, यही सब बात किया था। और डिफरेंट एजुकेशनल क्या वर्क हुआ एजुकेशन के फील्ड में, ये सब हम काम किए थे। और उन सबों से आपको मैंने 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिया था, नहीं क्या दिया था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था। और तो करंट अफेयर में हम बहुत ज़्यादा लिखवाने पे, लॉन्ग आंसर लिखवाने पे विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना। हाँ, जो मेन इसका क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मानना है कि तैयारी मुख्य परीक्षा का होता है और निकलना पीटी भी चाहिए। तो हम जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखवाते हैं वहाँ से आपको पीटी के काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे। यूपीएससी में बहुत प्रश्न मिलेंगे। अब मुख्य परीक्षा में आपकी आसानी रहेगी क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपके लिखे हुए रहेंगे। अब प्रश्न को थोड़ा सा धीरे धीरे उसमें हमको क्रिएटिव एक्सप्रेशन डालना पड़ता है। जब आप एग्जाम के नज़दीक पहुंचेंगे तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन ये दिखेगा कि उसी प्रश्न को किसी आदमी ने कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख दिया कि इंट्रोडक्शन देख के ही एग्जामिनर खुश हो गया। कोई आदमी उसमें कैसे डायग्राम्स बना दिए,
कैसे उसने फैक्ट और फिगर को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। किसी ने चैलेंजेस क्या है वो भी लिखा, किसी ने अवसर क्या है वो भी लिखा। मान लिया कि इस तरह का, किसी ने उसको एनालिसिस वर्ड भी डाल के लिखा कि इसमें एनालिसिस ये होता है, और किसी ने उसको कंक्लूड भी अच्छा किया। ये आर्ट तो धीरे धीरे सीखिएगा, लेकिन पहले हारमोनियम लेके बजाना सीखिएगा, तब ने स्टेज पे गाना सीखिएगा। अब हारमोनियम बजाना ही नहीं है और प्रैक्टिस नहीं करना है कि नहीं, तो स्टेज पर गाना कैसे, है कि नहीं। एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कैसे मिलेगा एक कलाकार की तरह, जब तक कि हम लोग घर पे रियाज नहीं किए रहेंगे। सही बात है कि नहीं। तो रियाज हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारा जगह पर जो है आलाप को विलाप में बदल देते हैं लेना है आलाप, वही करने लगते हैं विलाप। तो होगा, अभी होना भी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बाद में हमको इसको ले जाके उस लेवल तक पहुंचाना है कि आप जो है नेशनल लेवल स्टेज पर परफॉर्म कर पाओ। यूपीएससी के एग्ज़ाम में कॉपी देखे तो एग्जामिनर बोले कि कॉपी को रख के घरे ले जाते हैं, अपने बच्चों को दिखा दें। ले नहीं जा सकते हैं, इन क्या करें, लेकिन कॉपी ले जाने लायक है। दिखाएं कि बच्चों को कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में, समझे ना। वो आर्ट यहाँ सीखना है, वो क्राफ्ट है, एक तरह का वो गुण है। जैसे एक बहुत बढ़िया गाना गाने वाला जो स्टेज पर परफॉर्म करता है, वैसे ही अच्छी कॉपी लिखना भी एक गुण है, एक क्राफ्ट है। हाँ बिल्कुल आर्ट है वो। और बिना अध्यात्म की सहायता से कोई आदमी बहुत बड़ा क्राफ्टिंग नहीं कर पाता है, पता है कि नहीं। जितने भी आपके बड़े पेंटर हैं, दे आर ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन। जो ग्रेट राइटर हैं वो भी बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं। तो अगर आप बहुत बढ़िया कॉपी भी लिखना है तो यू हैव टू बिकम स्पिरिचुअल, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी चाहिए। क्लियर है ना। तो हम आज फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं। तो अभी आपको लेकिन एक काम करना है, जो पिछले 3 दिनों का जो टेस्ट आप लिखे हो, उस टेस्ट को घर जाके फिर से खूब बढ़िया लिखो। नहीं, मास्टर जी जो रियाज कराते हैं गाना को, बोलते घर जाके इसको फिर 5 बार रियाज करना है। तो इसी टेस्ट को फिर घर जाके फिर लिखना है, और ऐसा लिखना है कि लगे कि हम इससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स इसमें, तो हमको मार्क्स बहुत ही अच्छा देंगे, कोई आदमी हमारी कॉपी को घर ले जाना चाहेगा। ऐसा बनाइए। एक आइडिया तो मिल ही गया है। क्वेश्चंस भी बड़े इंटरेस्टिंग आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि नहीं? क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें वही फॉर्मूला है, वही तरीका है। क्वेश्चंस आपने देखा ही है कि हमने क्या किया भाई। वर्ल्ड का मैप बनाइए, यही नहीं किया आपको। 2 पार्ट में बनाइए। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड GMT जहाँ पर है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से आप एक ईस्ट साइड का बनाइए, एक वेस्ट साइड में बनाइए। जैसे मैप आपके एटलस में बना होता है, ऐसा बना होता है। मैप ऐसे ही बनता है, पूरा को ग्लोब को खोल देते हैं। तो ग्लोब तो 3D हो गया, हम उसको खोल देते हैं और बना देते हैं हम लोग उसको 2D। यही ना कर देते हैं, यही है किताब का काम, वही है कि 3D को 2D में कर देते हैं। और उसमें हमको लाइन खींचना होता है, और लाइन खींच के जो है हम उसको बताना होता है कि कौन कौन से देश हैं, कौन सा समुद्र है, कौन कहाँ पर है। अब ये काम होने के बाद अब हमको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो आपने किया है, स्टेट की बाउंड्री तो बना ही लिया है। बिल्कुल, स्कूल एटलस खरीद लिया आपने, बधाई हो, अच्छा है। और बाकी लोग भी दिखाओ भाई, खरीदे हो कि नहीं? खरीदो, सब लोग खरीद लियो, वेरी गुड। ग्लोब भी रखो एक, देखो ग्लोब को, अच्छा है, अच्छा लगेगा। वो खाली वो वाला नहीं कि वीडियो साहब ग्लोब रखे हुए हैं। एक वीडियो साहब ऐसे ही जो है सो ग्लोब रखे हुए थे, और हमारे जैसे आदमी पहुंच गया तो बैठ गया, तो भाई सोचता है कि वीडियो साहब है, हम तो कहाँ गांव का छोटा सा मुखिया। तो लेकिन फिर भी जानता होता है तो रिस्पेक्ट करता ही है। तो हम बोले कि वीडियो साहब ग्लोब तो रखे हुए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ना कि ये जो नेपाल बॉर्डर है ये हमारे बगले में तो है। तो हाँ, तो कितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे बगल में मलंगवा होगा, एक अंदाज से बताइए। आप ही के तो टेबल के पीछे में वो गांव है जो नेपाल में है। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो, सर का है ऐसा मजाक उड़ा, तो छोड़ दीजिए ना सर, मत कीजिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो दिस इज द अप्रोच।
ग्लोब रख लेने का मतलब है कि आपको जहाँ भी हो, आपको कल होकर पूछा जाएगा, इंटरव्यू में जाओगे कि तुम यहाँ आए हो, जरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने गांव का बता दो। क्या आपके पास शायद मोबाइल खोलने का परमिशन नहीं हो, इंटरव्यू बोर्ड तो मोबाइल खोल कर आंसर देख चुका है। क्लियर है ना कि आप अपने गांव का, ये सब आपको अभी से सोचना होगा, तैयारी इंटरव्यू की अभी से करनी होगी, है कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये तो मैप वर्क हो गया, ये हम लोग अभी और करेंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। अब हम एक कॉन्टिनेंट लेंगे, कोई सिंपल कॉन्टिनेंट, जैसे हम साउथ अमेरिका आज ले रहे हैं, और साउथ अमेरिका के मैप को बोलेंगे थोड़ा ध्यान से देखो। धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट 5-6 दिन में हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे एशिया कॉन्टिनेंट में, जब आएंगे तब फिर हम इंडिया पे फोकस मारेंगे, है ना? क्लियर है ना? ताकि आपको जब कॉन्टिनेंट देख लोगे, वहाँ का फिजिकल फीचर देख लोगे, वहाँ का टोपोग्राफी देख लोगे, वहाँ का समुद्र की स्थिति देख लोगे, वो सब जब देख लोगे तो वहाँ का क्लाइमेट जब हम पूरा पढ़ाएंगे तो इसको पूरा होल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उस क्लाइमेट को आप समझ पाओगे। क्लियर है ना? तब ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अब समझ में, नहीं तो रटना पड़ जाता है, और रटना बड़ा दुखद प्रक्रिया है। रटने की प्रक्रिया में बड़ा दुखद, हम इस दुख से बड़ा झेले हुए हैं। तो हम, और क्योंकि हमारे यहाँ तो स्ट्रैटेजी पढ़ाई की होती नहीं है, हमने खुद ही डेवलप किया वो चीज़ों को, तो हमें दुख बहुत झेले हैं। कैसे दुख झेले हैं कि बहुत रटना पड़ता था, समझ में नहीं आता था, रट जाते थे। ये दुख तो इतना झेले है कि बॉटनी सब्जेक्ट जानते हो ना, बॉटनी, उसमें क्लासिफिकेशन होता है, तो नाम सब बड़ी अजीब अजीब होता है, सोलनेसी, मालवेसी, ये सब। अब काहे नाम सोलवेसी दे दिया, काहे नाम मालवेसी दे दिया, वो समझ में नहीं आता है ना? अब कोनिफेरस प्लांट का क्लासिफिकेशन ये है तो इसका ये है, तो इसके एंथर ऊंचे होते हैं, इसके एंथर नीचे होते हैं। कोई टीचर कभी प्रैक्टिकली कभी कराता उड़ाता नहीं था, है ना? और बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था, तो हमको याद करना पड़ता था, बहुत बहुत रटते थे। जूलॉजी में भी बड़ी रटना पड़ता था, लेकिन बाद में जूलॉजी रटते रटते हम जूलॉजी समझ गए, तो समझ गए तो सब वर्ड रटा गया था। तो क्या हुआ कि समझ गया तो फिर मेरा कभी भी स्कोर घटता नहीं था। 120 क्वेश्चन आते तो उस समय ऑब्जेक्टिव टाइप के, पहले ऑप्शनल पेपर भी UIS का एग्जाम का पार्ट होता था पीटी में, तो 120 क्वेश्चन का ऑप्शनल में पूछा जाता था जूलॉजी, और एक क्वेश्चन का वेट कितना होता था, 2.5 नंबर पहले, और GS का 150 क्वेश्चन पूछता था, तो एक क्वेश्चन का वेट होता था 1 नंबर, तो GS हो गया 150 नंबर का, 150 मार्क्स का। और ऑप्शनल जो मेरा था जूलॉजी, वो उसका मार्क्स हो जाता था 300 नंबर। तो किस में मेहनत करोगे ज़्यादा? जूलॉजी में ना, मेहनत कहाँ करना होगा, जूलॉजी में। और जूलॉजी वाले को मार्क्स जल्दी आता नहीं था ज़्यादातर को, और जूलॉजी में कटअप बहुत हाई था, कि पहले सिस्टम में था कि हिस्ट्री वाले का प्रोपोर्शनेटली सेलेक्ट करते थे। मान लिया कि 60,000 विद्यार्थी हिस्ट्री में अपीयर हुआ, और जूलॉजी में मान लिया कि मात्र 3,000 स्टूडेंट अपीयर हुआ, सपोज किया, एक बात कर रहे हैं, तो 60,000 में से कितने लोगों को पीटी में चुनेगा? 6,000 को, एक हम बता रहे हैं। और 3,000 में कितना को चुनेगा? 300 को। सब सब्जेक्ट के साथ मॉडरेशन करता था यूपीएससी पहले, तो 3,000 में 300 में आने के लिए हम लोगों को 100 से ऊपर सही करना पड़ता था, और हिस्ट्री वालों को 60,000 में 6,000 में आने के लिए उनको 100 तो छोड़ दिया, 80 नंबर पर सिलेक्शन होता था। तो हिस्ट्री वाले 120 में 80 लाते थे तब सही होते थे, तब निकल जाते थे यूपीएससी के पीटी में, और हम लोग 100 से ऊपर लाते थे तब निकलते थे। और किसी भी एग्ज़ाम में 100 से ऊपर लाना, 80% से ऊपर लाना ऑब्जेक्टिव में भी मुश्किल होता है, नहीं होता है मुश्किल, वो भी यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में, वो हम लोग निकाले हुए हैं। तो कंसेप्ट पूरा हो गया तब निकला, नहीं तो नहीं हो पाता। लॉन्ग आंसर बहुत लिखे, बहुत याद किए, लेकिन अब रटने की प्रक्रिया से हम जानते हैं कि विद्यार्थी को कैसे हम लोग मुक्त कर सकते और कितना कम रटने से काम चल जाएगा, तो इसका तरीका निकल गया है, समझ गए ना?
तो अभी हम लोग को करना ये है कि थोड़ा इस लेवल से चलना है कंसेप्ट में कि ताकि आगे का काम आपके लिए आसान हो जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। तो अभी हम आज जो एक टॉपिक लेंगे मैप वर्क, जो यहाँ दिख रहा होगा कहीं पर, मैप वर्क दिख रहा है ना, मैप वर्क साउथ अमेरिका। कहाँ का? साउथ अमेरिका। एक कॉन्टिनेंट का मैप तो कम से कम हम क्लियर करें, फिर बाद में चलेंगे मैप वर्क नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, फिर आएंगे मैप वर्क यूरोप, फिर आएंगे मैप वर्क अफ्रीका, फिर मैप वर्क ऑस्ट्रेलिया, फिर मैप वर्क एशिया, फिर उसके बाद एशिया में तो हम लोग हैं ही, तो आपको फिर इंडिया पे जब आएंगे तो इंडिया को फिर हम लोग अब आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, छठा क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है आपको ओशंस, वाटर बॉडीज। तो आपके लिए थोड़ा आसान दिखने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट पढ़ ही लिए हो, तो वाटर बॉडीज समझना आसान हो जाएगा। आज हम लोग का जो करंट अफेयर नहीं है, आज हमारा मेन टॉपिक करीब करीब व्यूज और न्यूज है। क्या है? और थोड़ा मिक्स्ड है करंट अफेयर का, जैसे कुछ पर्सनैलिटी छूट गए हैं उनका जिक्र आज कर रहे हैं। हम नीचे आ जाते हैं, इसका हेडिंग वाला तो आपको पेज मिल ही जाता है, नीचे में ज़्यादा डिटेलिंग होता है, तो हम हिंदी में है, जो इंग्लिश में हिंदी में भी है, नीचे में भी इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट है जो कि इतना देर तक का पेशेंस इनको है कि सुन लिए होंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के पास आजकल माना जाता है कि अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उनको रील देखने के बाद 1.5 मिनट से ज़्यादा उनका नहीं है। तो किसी भी वीडियो को चाहे अच्छा भी हो तो कितना देर देखते हो? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में उनको पूरा हड़प्पा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, पूरा बुद्धिज्म समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर रील आफ्टर रील भागने की आदत हो गई है, तो सही पढ़ाई करने की आदत कम हो गई है। लेकिन अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया का साइट यहाँ दिख रहा है, वो पेज आपको मिल जाएगा। ये आपको हमारे इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, टेलीग्राम चैनल अरुण सर गंगा घाट उसमें भी मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में दिक्कत हो तो यहाँ फ़ोन नंबर भी मिला लिखा हुआ है, 2 फ़ोन नंबर है, उसके द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में इस फैसिलिटी को देखते हैं। नंदन नीलेकनी आज का द हिंदू का टॉप न्यूज है कि नंदन नीलेकनी जी, जिनको माना जाता है कि बीजेपी के बड़े समर्थक नहीं है, एग्जाम में बीजेपी पार्टी नहीं लिखना चाहिए, है ना, जहाँ जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत लिखने का, तो बहुत बड़े हैं, बीजेपी से थोड़ा अपोजिट व्यू रखते हैं, और ये इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं, और बीजेपी का थोड़ा एंटी व्यू रखते हैं। लेकिन फिर भी इनको प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो एग्जाम का जो सिस्टम है इसको थोड़ा आप ठीक कीजिए। क्या ठीक कीजिए? एग्जाम के सिस्टम को ठीक कीजिए। अब चलिए, आप नंदन नीलेकनी हैं और आपको बोला जाए एग्जाम के सिस्टम को ठीक कीजिए, तो नंदन तो क्या काम करेंगे नंदन नीलेकनी जी, या आप क्या काम करेंगे? तो इसको भी थोड़ा एनालिसिस थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं। हम काम करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पे। किस पे काम करेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग पे, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होना चाहिए। हम काम करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों पर अगर काम कर देंगे तो इनक्रिप्शन इतना मुश्किल होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी आदमी उसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सर्वर तो होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? सर्वर नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना होगा टॉपिक? अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या लिखेंगे? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना।
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर शुरू में आप जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं जिनके सामने हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप 100 वर्ड्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले तो लिख ही लीजिएगा। घर जाके गूगल बाबा की सहायता से सैलिएंट पॉइंट्स लेते हुए, चाहे एआई का इस्तेमाल करते हुए सैलिएंट पॉइंट्स लेते हुए क्या लिखिएगा? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ डज इट वर्क। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आपका इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे ही आप बोलिएगा, तो वहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा कि आज का जो होता है ना कि जो मनी ट्रांजैक्शन, जो बहुत सारे बिट्स क्वाइन जो है, जो बहुत तेज़ी से फैला और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। क्लियर है? मीन्स 1-to-1 इंक्रिप्शन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये हमारा यूपीएससी के, बीपीएससी के एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हो जाएंगे। क्या पिलर हो जाएंगे? 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हो जाएंगे। जैसे कि उसमें एक वर्ड आएगा आपका सुपरपोजिशन। क्या होगा? सुपरपोजिशन। दूसरा वर्ड आपका आ जाएगा क्वांटम टनलिंग। तीसरा वर्ड हो जाएगा क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो ये सभी टॉपिक्स जो है इंटरेस्टिंग है। शायद हम एग्जाम्पल आपको पढ़ाए हैं कि बर्ड के माइग्रेशन में क्वांटम इंटेंगलमेंट का रोल है। पढ़ाए हैं कभी कि नहीं? आप ही लोग को पढ़ाए थे? नहीं, कहीं और बात कर रहे होंगे। हम बता ही देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वांटम इंटेंगलमेंट। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हो इसको, वेरी इंटरेस्टिंग। आज के नहीं, बर्ड का जब से शुरुआत हुआ तब से माइग्रेशन उनका एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है। अब कैसे साइबेरिया, जो यहाँ से कितने हजार किलोमीटर दूर से एक चिड़िया उड़ती है और आके एक पर्टिकुलर घोंसला एक पेड़ पे, उसी पेड़ पे बैठ के घोंसला बनाती है। आश्चर्य। हजारों किलोमीटर एक सी टर्टल आके कैसे एक ही खास जगह पर अंडा देता, वो भी नेक्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन नहीं, नेक्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन चला गया, मर गया। कोई चिड़िया चाइना से आती है, मेरे गांव में पहुंचती है, खर्री चिड़िया एक है, उसके बारे में मैंने स्टडी किया। तो एक आमोर फेल्कन है, वो कहाँ से आता है और जाके नागालैंड में जाके घोंसला बना लेता है। अब फिर वहां से निकलता है तो मडागास्कर चला जाता है। अब उस पहेली की तरह लोग बहुत तरह तरह का, लोगों ने एक आइडिया लगाया कि मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेट के कंपास को इस्तेमाल करता है। अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी का जब अभी काम शुरू हुआ है, इस साल ज़्यादा हुआ है, तो पता लगा है तो क्वांटम इंटेंगलमेंट है। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है कि आपका एक हाथ, मान लिया कि इस टेबल पर 5 कलर के दस्ताने रखे हैं, क्या, और आप बायां हाथ का दस्ताना आपको मिल गया एक कलर का, तो दाहिना हाथ तो तुरंत ही समझ जाओ कि यही होगा। क्लियर है ना? इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगेगा। बायां मिल गया तो दाहिना का होगा। क्लियर बात है? तो कुछ ऐसे समझो कि चिड़िया के दिमाग में एक तरह का प्रोटीन स्ट्रक्चर है। वो प्रोटीन के ऊपर में जो है सो एक स्ट्रक्चर है, उस पर जब आँख के में, चिड़िया के आँख में जब ब्लू कलर का लाइट पड़ता है, किस कलर का? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का लाइट तो सूरज की रोशनी में है ही, विव गायर। तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, तीनों का कॉम्बिनेशन जब उस आँख के ऊपर पड़ता है, वो ब्रेन के उस प्रोटीन पर जब स्ट्राइक करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है सो एक्टिवेट हो जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉन में कोई पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इंटेंगल हो जाता है।
और इंटेंगल होने के बाद वो थोड़ा जब डिस्टेंस पे, और उसको क्या होता है कि चिड़िया के चोंच में एक मैग्नेटाइट करके कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आयरन का ओर की तरह है, जो उसको चोंच से दबाने में मदद करता है। उसके साथ उसका चुनाव हो जाता है और उसकी चोंच से उसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना शुरू कर देता है। ये जेनेटिक है, ये उसके फादर मदर से होता हुआ आया हुआ है। तो वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की तलाश में वैसे ही अपने डायनो को करते करते जहां पहुंचना वहां जाके पहुंच जाएगा। थोड़ा कुछ स्पिरिचुअलिटी वाली बात नहीं लग रही है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोटीन हो जो किसी जमाने में कोई आपका फादर रहा हो, किसी जमाने में आज से 1500 साल पहले अगर रीबर्थ होता हो तो वो आएगा तो वो बच्चा जो आपसे सीधे चिपक जाएगा, बोला कि हाँ कुछ तो है रिलेशन में भी। कोई गुरुजी होंगे, बोले कि गुरुजी से तो मेरा रिश्ता आज से 2000 साल पहले था। कुछ ऐसा नहीं फील होता है? नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चिड़िया कैसे कर रही है, बर्ड का माइग्रेशन कर रही है, दैट इज द क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रिंसिपल। उसमें अब साइंटिस्ट खोज रहा है, वो तो था पहले से ही। तो हो सकता है कि ये भी प्रिंसिपल हम लोगों का जो होता है कि एकाएक कोई आदमी अमेरिका से चला, नीम करोली बाबा उसको दिख गए है डैनियल गोलमैन को वो पकड़ लिया, बोला कि ना अब हम नहीं जाएंगे आपसे, मेरा रिश्ता तो बहुत पहले का है, 2000 साल पहले का है। जूलिया रोबर्ट्स आई इंडिया में, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हीरोइन, यहाँ वो भी नीम करोली बाबा को पकड़ ली, बोले हम आपके साथ तो जुड़े ही हुए हैं। स्टीवन जॉब्स आया, वो भी पकड़ लिया उनको, बोला कि आप इस जन्म के थोड़ी हैं हमारे, वो तो उस जन्म पता नहीं कब के हमारे साथ है। सेम जो है आपको वहाँ पर भी है, बहुत सारे गुरुओं के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आई डोंट नो, मतलब कि हो सकता बाद में साइंस इसका कुछ क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी कर ले। क्वांटम टनलिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे भूत है, वो अभी दीवार के इस पार है, दरवाजा बंद है, दीवार पार करके उस पार चला जाएगा। क्या अभी यहाँ दिखा हम लोगों को, बाहर में रविंदर जी को दिख रहा है, समझ रहे हो ना? तो कहाँ से गया, दरवाजा तो बंद था, तो भूत है भाई। वो तो आदमी थोड़ी था, वो भूत था। आई डोंट नो, दिस इज क्वांटम टनलिंग। ये पिक्चर्स बनी है इस पर अभी हाल में, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बना हुआ है, सब बनाते हैं। तो क्वांटम टनलिंग समझे ना, सुपर पोजिशन, लाइट जल रहा है कि बंद हो रहा है हमको नहीं पता है भाई, क्योंकि न जीरो है न वन है, इसके पीछे का कुछ है। अपने से जल गया, अपने से बुझ गया लाइट, पता नहीं भूत था। ये सुपर पोजिशन इंटरेस्टिंग है ना, बट दिस इज बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। यहाँ जीरो और वन नहीं है, उसके बीच के डिफरेंट स्टेजेस हैं। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट का कर लेता है। अब किसी को मान लिया कि दवा देना है, तो एग्जैक्टली वही डोज वहीं जाके अटैक करेगा जहाँ जरूरत है, तो बहुत बड़ा फील्ड होने वाला है। मान लिया कि पानी की हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, ऐसे ग्लास लेंगे, एक नैनो टेक्नोलॉजी का चिप्स डाल देंगे, हवा में से मॉइस्चर जाके हमारे ग्लास में पानी हो जाएगा, हम पी लेंगे। दैट इज देयर क्वांटम टनलिंग। इंटरेस्टिंग है ना? तो क्या तुम लोग को फिर क्या काम करना है, क्वांटम टनलिंग पे 100 वर्ड्स लिखना है शुरू में, यही 3-4 लाइन के साथ। बाद में हम इसको बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, यही हमारा क्लास हो जाएगा। तो चलिए, नंदन नीलाकेनी के साथ, ये बहुत जीनियस आदमी है। जो आधार कार्ड देखते हो ना, इन्हीं की परिकल्पना है। पूरे हिंदुस्तान का आधार कार्ड जिसके साथ सबका आपका जुड़ा हुआ है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है, वर्तमान जुड़ा हुआ, इन्हीं का है। तो नंदन नीलाकेनी इन्फोसिस का फाउंडर है, बिजनेसमैन है, टेक्नोलॉजिस्ट है, पब्लिक पॉलिसी लीडर है, अ को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस है, अ फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अभी हाल में क्यों न्यूज में है भाई, तभी कल की बात है
कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नीलकेनी साहब आप हमको लाइक करें न करें, लेकिन हम आपको आज आपकी ज़रूरत है मुझे, क्योंकि ये जो कॉकरोच जो है बहुत काटता है नहीं तो अभी हमको हाई पावर्ड टास्क फोर्स फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एग्जाम में जो कॉपी में लीकेज हो जाता है, सर्वर में रहता है, सर्वर हैक हो जाता है, इस सब के लिए हमको आप एक हाई टास्क फोर्स हम बनाएंगे इस एग्ज़ाम का रिफॉर्म करने के लिए, और उसमें आप जो है से हेड कीजिए और टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका रास्ता निकालिए, और ऐसा रास्ता निकालिए कि ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को भरोसा भी रहे, सिक्योर हो और क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। तो नंदन नीलकर्णी जी कहाँ जाएंगे, हम लोग का क्या उम्मीद है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और क्वांटम कंप्यूटिंग पे। और इसको जोड़ेंगे किस चीज़ से, उनका पुराना है आधार कार्ड, तो आपका रोल नंबर आपका आधार कार्ड, क्या जाइए आपको एक डिजिटल स्लेट मिलेगा, स्लेट चारों बगल आपका एक 360 डिग्री का एंगल बना देगा, उस बीच में कुछ नहीं आएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आपका कोई भी गैजेट है, लोहा है, सबको स्कैन कर देगा, कोई सिलिकॉन चिप्स लंद फंद है सब स्कैन हो जाएगा, आपके चश्मे में कोई गड़बड़ी है वो सब मिल जाएगा, वो बोल देगा ऑल राइट, तो वो ऑन होगा। तो आपको गेट पर जो पुलिस वाला चेक करता है, मारपीट जो होता है वो तो नहीं होगा ना, टेक्नोलॉजी इज द आंसर। आपके कहीं कोई चिप छुपाया है तो देख पकड़ लेगा वो, डिजिटल स्लेट बोर्ड, डिजिटल स्लेट देगा एक, वो आपका फोटो खींचेगा, आपका रेटिना को खींचेगा, उस आधार कार्ड को लिंक कर देगा, आपको बोलेगा अगर आधार कार्ड में गड़बड़ी है तो पहले ठीक करा के आओ अपने आँख से, मैच करेगा, रोल नंबर आपका अपने आप आएगा, आप उसको टिक लगाएंगे वो सही हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे, अंधा है तो ब्रेल लिपि में आएगा, जैसा क्वेश्चन चाहिए वैसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप उसको टिक लगाइए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, बाद में ख़त्म कीजिए एग्ज़ाम को, टाइम है तो फिर दोबारा कीजिए, और आप जो है सो सबमिट कीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में, और आप ही के हाथ में ना, आपके बाबूजी के भी हाथ में। क्या नहीं तो नहीं होता है, एक लड़की बोली कि हमारा एडमिट का हमारा रोल नंबर आईएएस में सेलेक्ट हो गया यही थी, बिहार की लड़की थी एक, बड़ी हल्ला हुआ सोशल मीडिया में, तो उसी नाम की कोई लड़की का रोल नंबर कहीं कोई और था, वो यूपी की थी, वो बोली कि नहीं वो हम हैं, बाद में यूपीएससी को जस्टिफिकेशन देना पड़ा, है कि नहीं। वो लड़की इंटरव्यू में अपीयर भी नहीं हुई थी, लेकिन बोलने का क्या है, 2 दिन तक मीडिया वाले को उसके घर जा के फोटो खींचने का मौका मिला, मम्मी का बहुत चाय लग गया, 50-60 कप चाय पिला दी होगी बेचारी, और थोड़ा मिठाई भी बांटी होगी, हम बाद में पता लगा कि बेटी जो है दूसरे की बेटी सेलेक्ट हो गई। नहीं तो ये हुआ, इसी साल तो हुआ है। तो नंदन नीलकर्णी जी आइए और आप हाई टास्क जो है कीजिए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो क्वेश्चन बनाता है उस सिस्टम को सही कीजिए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस हो। अब नीलकर्णी जी जब न्यूज में आ गए हैं तो कुछ क्वेश्चन भी न्यूज में आ जाएगा, अब इस पे आपको काम करना होगा। एक है डीपीआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर आपको लिखना होगा, लिख लीजिए वर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार, इसको भी थोड़ा बढ़ा के लिख लीजिए। डिजी लॉकर, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, जो आपका रुपए है, जीपे है, फोन पे है, और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जिसके साथ आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जुड़ा रहेगा। इसकी ज़रूरत दूसरी जगह भी है, और इसकी ज़रूरत है जब मुखिया का फॉर्म भरते हैं, बेचारा अनपढ़ मुखिया फॉर्म भरने में रिजेक्ट हो जाता है, एमएलए का फॉर्म भरता है, कितने अनपढ़ लोग पढ़ने में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन करवा लिया जाए इस तरीके से,
ताकि वो न रहे कि हमारे साथ गड़बड़ी किया गया है। ये भी एक माहौल, ये बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो सकता, नहीं हो सकता है। तो his vision has transformed governance by enabling digital identity, secure document sharing, seamless digital payment, financial inclusion through DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। नहीं होता अभी, बड़े अच्छा है। पहले के ज़माने में जब हाथ में वृद्धा पेंशन दिया जाता था, उस ज़माने में 300 या 400 वृद्धा पेंशन था, तो हाथ से जब दिया जाता था तो 100 रुपया कोई आदमी बीच में रख लेता था। अब यूपीआई डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाता है। कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग, जैसे यहाँ पर कोई ने मेरा जीमेल खोलेगा तो मेरे पास जाएगा बगल में कि क्या आपने खोला है, तो ये पासकोड है कि नहीं, आप लॉक कर दीजिए। आपके अकाउंट पे कोई अगर हमला किया, तुरंत आपके पास मैसेज आएगा, ट्रिन 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 एक फ़ोन आ जाएगा, आप उसको लॉक कर दीजिए। सही है ना। तो ये की डिजिटल इनिशिएटिव में आपको जो है आधार थोड़ा सा मैंने दे दिया है ताकि आपका काम में आसान हो जाए। लेकिन मेरा कहना बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पढ़ाने से आपका काम कितना होगा, 20%। पढ़िएगा आप, उससे कितना काम होगा, 20%। लेकिन 60% चांस है कि आप क्वेश्चन गलत कर पाके आइएगा, लिख नहीं पाइएगा। जब तक कि आप लिखिएगा नहीं तो आपको 100% वर्क करना है, ठीक है ना। मेरा सुनिए जरूर, क्योंकि ये रास्ता है, हम रास्ता बता रहे हैं। आप पढ़िए जरूर, क्योंकि हम मटेरियल दे रहे हैं, लेकिन आप लिखिए उससे ज़्यादा। तो इट प्रोवाइड्स एवरी रेजिडेंट विथ ए यूनिक हाउ मेनी डिजिट, 12 डिजिट फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन। आँख का कौन पार्ट का स्कैन करता है, आइरिस स्कैन, रेटिना का नहीं, आइरिस क्या स्कैन करता है, आइरिस। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, अभी पॉपुलेशन सेंसस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर EKYC, बैंकिंग सर्विसेज, सब्सिडीज, पेंशन, वेलफेयर डिलीवरी, किसी को कुछ देना है, डिलीवरी देना है तो इस पर डुप्लीकेशन होने का चांस कम है। क्या सही बात है, डुप्लीकेशन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, थेफ्ट नहीं होगा। आधार कार्ड डिजिटल आइडेंटिटी है आज के दिन में। डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं आप, पैन कार्ड, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। डिजी लॉकर में अगर आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखे हैं, वो भी अगर आप पुलिस को दिखाते हो तो इट इज एज वैलिड एज मच एज दी व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ड्राइविंग लाइसेंस भी, पैन कार्ड, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ये सब डिजी लॉकर में रख लीजिए, सेफ रहेगा। लीगली वैलिड, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जिसमें है कि आपको आधार, डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से, डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर, ये काफ़ी बेनिफिट है। एक है भाषिनी, भाषा प्लेटफॉर्म। भाषा प्लेटफॉर्म जो है एक AI इनेबल्ड है कि आप किसी लैंग्वेज में लिखिए, उसका दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन अक्रॉस इंडियन लैंग्वेज, स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगा। गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कहीं भी किसी भाषा में बात करें, ये जो है आपका भाषा वाला जो AI इनेबल्ड है वो काम कर देगा। एक बापू भी है जिसको कहते हैं बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। बायोमेट्रिकली फिजिकल अपटेक जो है ये बहुत जगह काम में आता है। जैसे कि आप जो लेते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम अनाज लेने जाते हैं, वहाँ अंगूठा लगाइए। अभी उसको जोड़ने जा रहा है तराजू के साथ, कि मान लिया आपको 5 किलो अनाज इंटाइटेल्ड है, तब 5 किलो तराजू पे जब डाला जाएगा तब अंगूठा निकालिएगा, तब जाके वो मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये बापू, चलिए, तो ये आपको सोनम, आपको नीलकेनी साहब के बारे में तो आपको एक आइडिया हो गया,
और इनके काम के बारे में। तो पर्सनैलिटी के साथ साथ अभी यूपीएससी सीधे नहीं पूछता है ऐसे, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बस एक चीज़ जानिए और काम हो जाएगा। जीके नहीं है यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द के पूरे इन्फॉर्मेशन को जब लेके समझेंगे तब वहाँ से क्वेश्चन बनता है। सही बात है, क्योंकि क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिया रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन स्टेटमेंट सही है कौन गलत है। एक नाम नन्ही नीलकर्णी का देगा भी नहीं और आपको सबसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी सोनम वांगचुक, जो अभी जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लद्दाख के हैं। आपका काम क्या है, लद्दाख का मैप पहले भी बनाए होंगे, फिर बना लीजिएगा। इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेटर, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ द हिमालयन रीजन। हिमालय के क्षेत्र में इकोलॉजिकली प्रिजर्वेशन करने के लिए। एजुकेशन रिफॉर्म में इन्होंने कुछ काम किया है। शेकमॉल, हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि 3 इडियट आमिर खान सोनम वांगचुक का इंस्पायर होके ही वो वाला डायरेक्टर ने वाला सीन डाला था, बोलते हैं लोग। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। शेकमॉल established in 1988 to reform Ladakh education system by making it culturally and geographically relevant। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे कल्चर से जोड़ के काम किया उन्होंने, और एक कैंपस बनाया जो सोलर पावर्ड था। जैसा कि आप 3 इडियट फिल्म में आप देखे होंगे, है कि नहीं, आमिर खान का। कैंपस एम्फसाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा प्रोजेक्ट शेकमॉल के अलावा उनका है ऑपरेशन न्यू होप। 1994 कोलैबोरेशन टू ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकलाइज्ड करिकुलम, सक्सेसफुली रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप स्कूल की व्यवस्था को सुधारने पर काम किया। HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव री-इमेजिन्स हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के फील्ड में काम किया कि हैंड ऑन प्रोजेक्ट इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड इको टूरिज्म। इंजीनियरिंग के फील्ड में काम किया। आइस स्तूपा, स्तूपा बनाया जो आइस का, तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर को लेके विंटर वाटर कैनोनिकल आइस स्ट्रक्चर बनाया। पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाया। सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म रहे। 6th शेड्यूल पंचायती राज के एडवोकेसी करते हैं। दैट लेड क्लाइमेट फास्ट टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख विच मेजर्स ट्राइबल्स वगैरह का। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये आपको जो टॉपिक हमने बताया, ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एशिया के लिए भी हो सकता है। क्लियर है ना। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। जो आपका जो पेज मिला है उस पेज पे ये तो 2 पर्सनैलिटी की बात हुई। अब दूसरी बात हम करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? इट इज ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि कार्बन फॉसिल्स को नहीं जलाना है, नहीं, ग्रीन है। रिन्यूएबल एनर्जी से काम करना है, हाइड्रोजन निकालना है। या हाइड्रोजन निकालेंगे कहाँ से? तो पानी से, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर ग्रे हाइड्रोजन होगा तो पानी नहीं होगा, ब्लू हाइड्रोजन होगा तो पानी नहीं होगा, ग्रीन हाइड्रोजन होगा तो वाटर होगा। यही ना मतलब हुआ। ये देख लीजिएगा ग्रीन हाइड्रोजन का, तो लिख रहा ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O को हटाएं, एक जगह H2 एक जगह O। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हम करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन सोर्स क्या है? रिन्यूएबल है। मतलब सोलर से करेंगे या हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब पानी से जो बिजली होता है।
कोयला वाला बिजली, एनटीपीसी ये वाला जो बिजली आ रहा है यहाँ पर अभी जो जल रहा है, ये कोयला वाला बिजली है ना। बहुत जगह है चलता होगा। तो अगर पानी वाला बिजली से करेंगे तो इसको कहेंगे ग्रीन एनर्जी। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कैथोड और एनोड। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पावर्स एंड इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर के तौर पर, एनर्जी के तौर पर हम किसको देते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। वाटर को स्प्लिट करते हैं, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक ऑक्सीजन जाएगा। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एज ए क्लीन फ्यूल। जो हाइड्रोजन है उसको हम सिलेंडर में डाल लेंगे और ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। बाई प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीजन तो अच्छा है एटमॉस्फेयर के लिए। हाइड्रोजन सिलेंडर में है तो जलने वाला है, इससे हम गाड़ी चलाएंगे क्या? इससे हम गाड़ी चला सकते हैं, थोड़ा सा हमको चेंज कर, इससे जहाज चलाएंगे, इससे जो समुद्री जहाज चलाएंगे आराम से। केमिकल रिएक्शन 2H2O 2H2 + O2। हमने बोला भी आपको ग्रे है, ब्लू है और ग्रीन है। ग्रे हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन ही दे रहा है, लेकिन एक मीथेन गैस को जला के दे रहा है, CH4। तो H निकाल लीजिएगा तो बचा क्या? C, कार्बन। तो कार्बन हवा में जाएगा, ये तो एटमॉस्फेयर को खराब ही ना कर रहा है। तो ये कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में जाएगा वो तो नुकसान करेगा। तो ये है ग्रे हाइड्रोजन। कंसेप्ट समझ में आया? एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? नेचुरल गैस जो आपका इस्तेमाल होता है घर में, PNG, उसमें से कार्बन हटा लेंगे तो ऑक्सीजन और हटा लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन इसमें भी इमिशन होगा, कार्बन निकलेगा। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोग क्या करते हैं? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट है इसका। डिकार्बोनाइज इंडस्ट्री दैट आर डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रीफाई। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, बाहर से तेल नहीं आएगा, हाइड्रोजन से, पानी से हम लोग कार चलाएंगे। सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी, सपोर्ट लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। एप्लीकेशन फ्यूल सेल बसेज, जो हम लोग पेट्रोल डीजल चला रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन चलाएंगे। आप पूछिएगा चला क्यों नहीं रहे, वो वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा भाग रहा है। उसको बनाने में जितनी बिजली खर्च हो जा रही है उससे सस्ता पेट्रोल आ जाता है। समझ रहे हैं ना? कि बनाने में बिजली खर्च होगा ना, और जितना हीट चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना में तो आपको उससे सस्ता पेट्रोल चाहिए। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। काम किस फील्ड से करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये काम किस फील्ड से करेंगे? ये काम हम लोग क्वांटम के फील्ड से करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग के, क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड से करेंगे। और इस बार नोबेल प्राइज मिला है। इस बार का नोबेल प्राइज इसी पे मिला है, ठीक है ना? तो इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला है, इसको मैं एक टॉपिक लेके आपके साथ बात करने वाला हूँ। कल हम टेलीग्राम में डाले थे, आपको डाले थे टेलीग्राम में, पढ़ा था आप लोगों ने? टेलीग्राम से जुड़िए, अरुण सर गंगा घाट, टेलीग्राम पे हमने वो डाला है कि नोबेल प्राइज के ऊपर में पूरा डिटेल डाला है, बुकर प्राइज पे डिटेल डाला है, करंट अफेयर में। कल पढ़े हो ना? हाँ, तो इसमें आपको एक वर्ड आया होगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना? तो क्वांटम के फील्ड से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसमें सुपर कंडक्टिविटी जो है, सुपर कंडक्टिविटी के द्वारा हम एनर्जी को जब करेंगे तो लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और तब ये पॉसिबल हो सकता है। दैट्स वाई उस आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है ना? एक बार हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं अभी ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या नाम है, किस पे था? टेलीग्राम पे था ना? हाँ, टेलीग्राम। खुल जाएगा। इंडस्ट्री, स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों में जो है आपको फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में आपका ये काम करेगा।
अब टेलीग्राम भी नहीं खुल रहा, ये भी नहीं आ रहा, आ गया टेलीग्राम। यहाँ पर कल हमने पढ़ाया था, देख लीजिए यहाँ पर होगा। ये आज का है नोटिफिकेशन, सॉरी क्या होता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर प्रिंसिपल्स, फीचर एंड एप्लीकेशन, 400 वर्ड्स में हमने लिख के आपको ये आंसर दिया हुआ है। कहाँ दिया है? टेलीग्राम में, ठीक है ना। तो आपको जो बोले हैं क्वांटम पे काम कर लीजिएगा, यहाँ आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटम का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम टनलिंग एंड क्वांटम इंटरफेरेंस, है ना। 4 टॉपिक पर हम दिए हुए हैं। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बुकर प्राइज किसको मिला है, तो बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प्स पे। बुकर प्राइज क्या होता है इस पर डिस्कशन किया है। और उसके बाद आपका हमने इस पे बात किया है कि नोबेल प्राइज किसको किस में मिला है ना। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है नोबेल प्राइज पर। नोबेल प्राइज में हम थोड़ा फिजिक्स पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 3 वैज्ञानिक का नाम है जॉन क्लार्क, मिशेल ए डेवोरेट और जॉन ए मार्टिनिस, है ना। ये 3 वैज्ञानिक को मैक्रोस्कोपी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, मैक्रोस्कोपी क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, क्वांटम टनलिंग पढ़े हैं ना हम लोग। अभी 4 था, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, क्वांटम टनलिंग एंड क्वांटम इंटरफेरेंस। तो क्वांटम टनलिंग के फील्ड में इन्होंने काम किया और इसमें क्या किया, विद्युत परिपथ हो यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऊर्जा का क्वांटीकरण कर दिया। क्या कर दिया? ऊर्जा का क्वांटीकरण कर दिया। और उनकी खोज ने सिद्ध कराया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के सिद्धांत केवल परमाणुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े सुपर कंडक्टिंग विद्युत परिपथों में लागू होता है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से यहाँ बिजली आती है तो रास्ते में बिजली का लॉस हो जाता है, क्योंकि तार में रेसिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टिंग होगा तो बिजली का लॉस कहीं नहीं होगा। जब बिजली का लॉस कहीं नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बिजली मिलेगी। क्लियर है ना। तो सुपर कंडक्टिंग के फील्ड में है। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें क्यूबिट के विकास का मार्ग का प्रस्तावित किया, क्यूबिट के हम लोग करेंगे। और इस शोध से बहुत सारे काम होंगे कि जैसे कि अधिक संवेदनशील क्वांटम सेंसर बन जाएगा। जो मैंने बोला डिजिटल स्लेट में डाल देंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा, आपका चारों बगल एक फील्ड बना देगा। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी गैजेट आपके पास जो पकड़ लेगा मोबाइल वाला वो सिस्टम। सुरक्षित क्वांटम संचार मतलब कि 1 to 1 डिजिटल जो आपको हम बोल रहे थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके पास बिल्कुल 1 to 1 इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, सर्वर है ही नहीं। उसके बाद चिकित्सा और सटीक मापन तकनीकों में सुधार। तो आपका जो MRI होगा बहुत सही होगा, आपका बॉडी का जो इमेजिंग होगा बिल्कुल सही होगा। ये आपका नेशनल क्वांटम मिशन के साथ हमने इसको जोड़ा। एक क्वेश्चन आउट है इस बार UPSC BPSC में, क्वेश्चन करीब करीब आउट है। अच्छा, एक चीज हम बता रहे थे कि अभी BPSC का डेट पोस्टपोन हो गया। आप लोग हमें जानते हैं कि आप चाहो न चाहो बैठोगे ही एग्जाम में, तो हम एक टेस्ट सीरीज डेवलप करने की बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? टेस्ट सीरीज, ताकि आपको कम से कम 40 टेस्ट हम करवाएं और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ साथ आपसे लिखवा लेंगे। वो टेस्ट सीरीज ही मेन रहेगा। एक दिन हम टेस्ट के बारे में पढ़ा देंगे आपको और नेक्स्ट डे उसका हम टेस्ट ले लेंगे उसी टॉपिक से। तो ये 6000 क्वेश्चन करीब हो जाते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आने की संभावना BPSC में बन जाएगी। हो सकता है कि आपका BPSC में एक बार अच्छे से तैयारी करके बैठने का तो उतना मौका नहीं है, लेकिन एक लगभग जैसे बाकी लोग का है उस लेवल के लेवल तक पहुंच ही जाओगे। तो ये अच्छा रहेगा क्या? ठीक रहेगा। हम शुरू कर रहे हैं 1 अगस्त से, ठीक है ना। तो ये जो है, और ये तो मेरा जो प्रोजेक्ट जो है मेन आंसर राइटिंग का और एक स्ट्रैटेजी का, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो 2 चीज़ रहेगा, 150 क्वेश्चन BPSC स्पेसिफिक
और साथ में हम आपको ये वाला लाइन से आपको लिखने का काम जो वो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम आपको समझ में तो आ गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से, पढ़े थे ना आप, पढ़े थे कि नहीं, इसको पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, हम टेलीग्राम में देखिएगा, यहाँ पर हम हमेशा कोई ना कोई नोटिफिकेशन डालते रहेंगे। चैलेंजेस क्या है, प्रोडक्शन इज करेंटली मोर एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि बिजली महंगा है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा बिजली एंड पानी, पानी की तो ज़रूरत नहीं है, बिजली, और स्टोरेज भी मुश्किल है, और वो भी काफ़ी इन्फ्लेमेबल हो जाता है हाइड्रोजन। हमारे बहुत सारे जो कन्वर्टर हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, हमारे कार में ब्लास्ट करने का चांस बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल डेवलपिंग, अभी हो रहा है। तो भाई इंडिया क्या काम कर रहा है, तो इंडिया इज ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, हम लोगों का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है 2023 का, जो बोलता है कि हम लोग एक ग्लोबल हब बनेंगे ताकि इसका प्रोडक्शन होगा, इसका यूज करेंगे, इसको एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे बाय 2030। हम लोग काम करेंगे, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ ही रहा है। हम लोग 125 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम लोग बना लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। फॉसिल फ्यूल्स खत्म होगा, ग्रीन हाउस, ये दो डाटा याद रखिएगा कि 5 मिलियन मेट्रिक टन 2030 तक और 125 गीगावाट। ये क्वेश्चन है, इसे कीवर्ड दिया हुआ है। पैसा लगेगा इसमें 19,744 करोड़, याद रखिएगा। क्वांटम वाले में 6,002 करोड़ था ना, 6,002 करोड़। इसके प्रोग्राम है स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। कभी पूछ सकता है कि साइट क्या है, तो ये हमारा गवर्नमेंट का प्लान है जिसमें कि हम लोग 3 तरीके से ग्रीन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन हब बनाएंगे, हाइड्रोजन पावर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करेंगे, और 2030 तक हम लोग कम से कम 6 लाख जॉब मिलेगा इसमें। बाहर से हमको लाने की ज़रूरत नहीं है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। रिडक्शन ऑफ 50 मिलियन टन ऑफ CO2 हमारा हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस भी कुछ है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, कंक्लूजन, तो ये तो क्लियर हो गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन, और आपको हमने 2 टॉपिक और बताए कि आप नोबेल प्राइज रेगुलर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक पहुँचता है यूपीएससी में, एक क्वेश्चन यूपीएससी में, और जो यूपीएससी में होता है बीपीएससी में भी आने की संभावना होती है, क्लियर है ना, तो पहुँचता है वहाँ से। अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके स्टैटिक पोर्शन की ओर। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को अपना स्टैटिक समझने में आसानी हो जाती है, क्लियर है ना। तो स्टैटिक पोर्शन में हम लोग आज का मैप इन फोकस क्या ले रहे हैं, साउथ अमेरिका। यहाँ पर गुआना हाईलैंड्स एक दिख रहा है, एक लानोस दिख रहा है लाइन, अमेजन रिवर दिख रहा है, अमेजन बेसिन दिख रहा है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिख रहा है। फिर हमारा यहाँ जो है सो इफ्सिंस्को माउंटेन दिख रहा है, माटा ग्रोसो प्लेट्यू, ग्रांड चाको, कुछ पराग्वे रिवर वगैरह दिख रहा है। नीचे में पम्पास का एरिया है, और ये आपका पटागोनिया है। इधर साउथ पैसिफिक ओशन है, इधर साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और ये अटाकामा डिजर्ट है। तो ये मैप आपको बनाना होगा, क्लियर है, हाथ से ही बनाना है मैप, मैप देखना नहीं है, मैप बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस मैप को स्टडी करना है कि साउथ अमेरिका, साउथ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न साइड में ज़्यादा है, कर्क रेखा के नीचे है, नहीं इक्वेटर के नीचे, सॉरी कर्क रेखा बोले, इक्वेटर के नीचे है। इक्वेटर है ना, ऊपर से इक्वेटर जा रहा है, उसके नीचे है, जस्ट हटा हुआ है, और उसके नीचे में आपको कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा का बीच बीच में जा रही है। इक्वेटर कौन से कंट्री से पास कर रहा है वो देख लेना होगा, याद रखिएगा 3 कंट्री का नाम,
इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील ऊपर में आएगा, ठीक है। पनामा सिटी वहाँ पर दिख जाएगा एक, उसके नीचे का आपको साउथ अमेरिका शुरू हो जाएगा। यही ना कहानी है। कुछ आइलैंड्स आएंगे, कैरेबियन आइलैंड्स, उसका फोटो बनाना, उसका मैप में बनाना होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील। कैप्रिकॉर्न कहाँ जाता है? चिली में, अर्जेंटीना में नीचे में, पराग्वे में एंड ब्राज़ील में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, अटलांटिक ओशन। 12 सोवरेन कंट्रीज है और फ्रेंच गुआना ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस है, वो फ्रांस का एक टेरिटरी है। कौन सा जगह? फ्रेंच गुआना। तो 12 कंट्री, कुछ कंट्री का नाम तो आपने देख ही लिए यहाँ पर। लैंडमार्क क्या है जो आपको मैप में दिख रहा था? अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर, अटाकामा डेजर्ट जो आपका वेस्टर्न साइड का, आपका जो आप पैसिफिक ओशन में दिख रहा था, अटाकामा डेजर्ट, नॉर्दर्न चिली के पास पाम्पास, अर्जेंटीना के पास, पटागोनिया, ये साउदर्न अर्जेंटीना एंड चिली के पास, पैंटानल, वास्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड लोकेटेड मेनली इन ब्राज़ील, बोलिविया एंड पराग्वे। तो बोलिविया आपका ब्राज़ील एंड पराग्वे आपको याद करना पड़ेगा इसमें। लानोस ऊपर में था, लानोस वेनेजुएला जो अभी न्यूज में था, एंड कोलंबिया। लेक टिटिकामा पेरू के पास है, बोलिविया। एंजिल फॉल्स, गियाना हाईलैंड एंड वेनेजुएला। टेरा डी फियल्गो एंड केप हॉर्न। ये आप देखिएगा। गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर के पास है। कहाँ है? गैलापागोस आइलैंड। ये डार्विन का यहाँ पर काफ़ी सारा काम हुआ था। किस आइलैंड पे? गैलापागोस आइलैंड। पूछता है एग्जाम में डार्विन, इस पर थोड़ा देख भी लीजिएगा। माउंटेन है, एंडिस माउंटेन, अकोनागुआ, अल्टीप्लानो, गियाना हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। और यहाँ जो प्लेट है, जो प्लेट इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थ डिफरेंट प्लेट्स पे, उस प्लेट का नाम याद कीजिएगा। कभी कभी प्लेट से क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी में। नज़का प्लेट है, साउथ अमेरिका के नीचे कौन सा प्लेट है? नज़का प्लेट। क्लाइमेट जो है अमेजन बेसिन का इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, हॉट रहेगा, गर्म होगा, ह्यूमिड होगा और शाम को रेन हो जाएगा। उसके नीचे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, कहाँ पर? लानोस में। ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, अटाकामा डेजर्ट में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, चिली साइड में एल नीनो का इफेक्ट आता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, साउथ में ब्राज़ील में। तो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। फ्लोरा, अमेजन में रेन फॉरेस्ट दुनिया का लंग माना जाता है उसको। लानोजर कॉरिडोर टॉल ग्रासेज है। कटिंगा, कटिंगा नाम से ही पता कीजिए वो कांटा वाला होगा, है ना, तो ड्रॉट रेसिस्टेंट है। पम्पास बहुत ग्रास है, तो वहाँ बहुत भेड़ होगा, भेड़ होगा तो मीट होगा। अटाकामा यहाँ पर क्या होगा? ऐसा ऐसा थॉर्नी प्लांट होगा जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। तो ये आपको देख लीजिए। यहाँ पर पटागोनिया ग्रासेज होगा। लैंग्वेज कैसा बोलते हैं भाई? तो चूंकि वहाँ पर पहले कौन गए? स्पेनिश गए, पुर्तगीज गए, डच गए, थोड़े इंग्लिश गए, तो सब लोग की कॉलोनी थी वो। तो जहाँ जहाँ जिनका कॉलोनी था वहाँ वो भाषा है या स्पेनिश। ज़्यादातर जगह पर स्पेनिश लोग गए हैं। क्या स्पेनिश गए? स्पेनिश लोगों ने बांट लिया था। हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हम लोग जो इधर जाएंगे, पुर्तगीज लोग उधर जाएगा। तो स्पेनिश का भाषा ज़्यादा होगा क्योंकि यही लोग पहले आए। पुर्तगीज बाद में पहुँचे। इंग्लिश कुछ जगहों पर है। डच, सूरिनाम एक है, देखिएगा मैप में। फ्रेंच, फ्रेंच गियाना में फ्रेंच ही बोलेंगे क्योंकि फ्रेंच का कॉलोनी है, आज भी है। और बाकी वहाँ के कुछ लोकल ट्राइब्स जो है लोकल भाषा बोलते हैं, बहुत कम संख्या में रह गए हैं। कभी कभी ये नाम पूछ लेगा कि कहाँ से रिलेटेड है, तो नाम आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कि क्वेचुआ, आयमारा, गुरानी और मुपू डुंगुन, ये 4 नाम आपको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी कभी पीटीयूटी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। लोग
पता लग ही जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। मैप वर्क, ये मैप हमने दे दिया आपको, हालांकि आपके पास एटलस है, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्यूबा जरूर बनाइएगा, ताकि क्यूबा से आपको एक एरिया मार्क होगा, बाद में हम लोग क्यूबा को पढ़ेंगे, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका के टाइम में। लेकिन आपको ये जो है फ्रेंच गियाना, ये सब पूरा मैप आपको बनाना है। अब याद करने का तरीका जो आप लगाइए कि ब्राज़ील जो है वो गाय की तरह दिखता है, उसके मुंह के पास पेरू माने अमरूद होता है, अब वो गाय जब बोलती है तो इसको बोलीविया कहते हैं, है कि नहीं। गाय जब अपना डकार लेता है उसको पराग्वे कहते हैं। ऐसे करके बहुत लोग निमोनिक्स बना लेते हैं। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है, एकदम सही बोल रहे हो। लिखते लिखते जो याद होता है वो ज़्यादा अच्छा है, निमोनिक्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा है कि आप लिखो को। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यूट्यूब का जार्गन है का ये आज आप हमको कविता बनाते हैं, उसके भाले से ओ मरा, ऊ माने ये, श माने ये, क माने ओ, है ना। उसके साले ने उसको गाली दिया तो चलो ग माने ये सब काम बहुत ज़्यादा नहीं करता है। आप लिखते लिखते याद कीजिए, ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोग ऐसे करते हैं, है ना। इतना हम लोग निमोनिक्स में नहीं जाते थे, हम लोग लिखते लिखते याद करते थे, ठीक है ना। अभी यूट्यूब के कारण ऐसे बड़ा पॉपुलर फैशन में है। ये आपका यहाँ पर फिजिकल मैप है ना। इस मैप को ध्यान से देखिएगा तो आपको थोड़ा लैंडमार्क का पता लग जाएगा। अच्छा बना है, एआई से बना हुआ है। फिजिकल फीचर्स, ये सब जगह को मार्क करना होगा। और थोड़ा सा मैप बनाइएगा तो थोड़ा पेंसिल खरीद लीजिएगा। अभी जाइएगा ना तो कुछ पेंसिल ग्रीन कलर का, येलो कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, ऑरेंज का, ब्राउन का, ब्लू का, थोड़ा पेंसिल वेंसिल खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब पेंसिल खरीद के थोड़ा सा वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन का थोड़ा शेडिंग कर लीजिएगा, तो थोड़ा मन लगाइए पढ़ने में, है ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ यही है। ये आपका लैंग्वेज का मैप है, कहाँ पर कौन सा लैंग्वेज है ये भी आपको दे दिया है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करने को दे दिया है। तो ये आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। हम लोग व्यूज ऑन न्यूज, डायनेमिक, उसमें करंट अफेयर और व्यूज ऑन न्यूज को जोड़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट से, और एक साइड से हम लोग स्टैटिक का बेस जो है तैयार करते रहते हैं। क्लियर है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप हमारी किताब पढ़िएगा तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा आसानी से पूरा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। सही है ना। तो जैसे आपने पॉलिटी को क्लियर किया, पॉलिटी क्लियर हो गया है ना। अब पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अगर एडवांस क्वेश्चन भी आता है तो आपके समझ में वो आने लगता है कि क्वेश्चंस का जड़ कहाँ पड़ा हुआ है। क्या समझ में आता है कि नहीं? बिल्कुल आ जाता है। वैसे ही धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो चीज़ बड़ा जुड़ा हुआ है। किसी भी जगह का हिस्ट्री वहाँ के ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। इसीलिए यूपीएससी ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी को कहाँ डाला है? जीएस पेपर 1 में। तो हम लोग छठा क्लास का हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको हम फाउंडेशन क्लियर करा देंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। समझ गए ना। तो ये आप क्लियर रहिए। अभी मैप वर्क पे हम लोग चलेंगे। अभी काफ़ी दिन तक हम छठे क्लास में, अभी तक हम छठा क्लास पास नहीं किए हैं। तो पहले छठा क्लास पास कर जाते हैं, तब जाके हम लोग थोड़ा यूपीएससी के सिलेबस में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो तुरंत ही जल्दी ही आएंगे। तो ठीक है, दिस इज ऑल द बेस्ट। तो गंगा घाट के विद्यार्थी लोग, तो आप लोग आज शाम को, अगर आपने पूरा यहाँ सुन लिया है, वैसे भी सुनना चाहिए। तो हर दिन शाम को 7 बजे हम रहते हैं और कोशिश करते हैं। वैसे बुधवार के दिन ऑफ रहता है, कभी कभी मंगलवार को भी शाम को आपको सिर्फ इस पे मिलेगा, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया यानी टेलीग्राम या हमारे ऐप पे मिलेगा। हो सकता है शाम को हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, मंगलवार को भी, लेकिन हाँ बृहस्पतिवार के शाम को तो ज़रूर शुरू कर देते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शाम को मिलते हैं 7 बजे।